की टेक्सोनॉमी एक्चुअली बेस का काम करती है। इसने एजुकेशन सिस्टम को एक नया रूप प्रदान किया था। अभी जो आप प्रेजेंट में एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं ना, ये पूरा एजुकेशन का सिनेरियो चेंज कर दिया था जब ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दी थी। मैं इसको बहुत ही अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आप इफेक्टिव रूप से इसको समझ पाओ, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा एक पेन ले लेते हैं अपन। देखिए, ब्लूम ने दी थी। ब्लूम कौन थे? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। आप अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिका में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप जाने जाते थे, और इन्होंने देखा कि जो भी लर्निंग है, लर्निंग की परफॉर्मेंस अपन देखते हैं ना कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, वो टेस्ट पर आधारित होता था। आज तक भी वैसे टेस्ट पर आधारित होता है। आप लोगों को पहले कुछ पढ़ाया जाता है, फिर टेस्ट लिया जाता है ना। क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया रहता है कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। टेस्ट के जो भी टेस्ट होगा, एग्जाम होता है, उसके मार्क्स के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता था। ब्लूम ने इसे चेंज किया। ब्लूम ने कहा कि बच्चे को यदि हम उद्देश्यों पर आधारित करके पढ़ाएंगे, उससे पहले उद्देश्यों की बात किसी ने नहीं की थी। उन्होंने 1956 में बुक लिखी थी। उसके बाद ये नया कॉन्सेप्ट सामने आया कि हमें यदि पढ़ाना है, और अगर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लर्निंग हो, मतलब अधिकतम हो, और बच्चे की परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार आए, स्टूडेंट काफी इंप्रूव्ड हो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो हम बच्चे में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा एक दिमाग में एक एग्जम्पशन है कि आज के लेक्चर के बाद आप टेक्सोनॉमी को अच्छी तरह से समझ जाओगे। ना सिर्फ बच्चों, आप लोग टेक्सोनॉमी को समझोगे, बल्कि इसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकोगे। इतना आप में चेंज होगा। ये एक एजम्पशन लेकर के मैंने फॉर एग्जाम्पल पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये मेरा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, आज का शिक्षण का उद्देश्य हो गया। इसी प्रकार ब्लूम ने जब कहा कि आप जो भी अधिगम करोगे, उद्देश्यों पर आधारित करोगे, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी बच्चे की। उन्होंने 1956 में किताब लिखी थी, द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल। ये उनकी किताब का नाम था। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों की शैक्षिक लक्ष्यों का वर्गीकरण, ये उनकी किताब का नाम था। मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, पर किताब का नाम जो भी था वो इंग्लिश में था और एज इट इज था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सीरीज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए थे, जिनको उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी का एक सीरीज ऑफ, मतलब लर्निंग के अधिगम के क्या उद्देश्य होंगे, उनकी एक श्रृंखला प्रदान की थी। उससे पहले किसी ने इसकी बात नहीं की थी। उससे पहले अधिगम किस पर आधारित था? असेसमेंट पर। ठीक है, क्राइटेरिया वही रहता था। जब ब्लूम ने ये टेक्सोनॉमी प्रेजेंट की, उसके बाद में क्या हुआ? पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम रीशफल हो गया। जितने भी पाठ्यक्रम हैं, उस तारीख से जब ब्लूम ने दिया, वो इम्प्लीमेंट हुआ, तब से आज तक जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो इनकी टेक्सोनॉमी पर ही आधारित हो गए। मतलब जितना भी कार्यक्रम है शिक्षण का, वो सारा का सारा उद्देश्य आधारित हो गया। उससे पहले ये उद्देश्यों पर इतना एम्फसाइज नहीं था, इतना अपन बल नहीं देते थे कि उद्देश्य आधारित ही शिक्षण होना चाहिए, चाहे वो शिक्षण हो चाहे वो पाठ्यक्रम हो। इन्होंने शिक्षण को एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इससे शिक्षण कैसा हो गया? चाइल्ड सेंटर हो गया। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, उन्होंने, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी अपन जब बात करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे और एक बिना पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्ति में क्या अंतर होता है? बेसिकली एजुकेशन के साथ साथ हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होना चाहिए, हम में ब्रॉडनेस आनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए, है ना। हमारा जो सोच का स्तर है वो भी बढ़ना चाहिए, तब तो एजुकेशन का मतलब है, नहीं तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है ना। उन्होंने इसी सेंस पर काम किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, एक बच्चा है, उसमें हम परिवर्तन किन किन स्तरों पर चाहते हैं? बताओ। हम चेंज किस किस लेवल पर आप चेंज चाहोगे?
बताएंगे क्या आप में से कोई? हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या? जी मैम, आ रहा है समझ में। तो आप ये बताओ कि आप क्लास में टीचर हो आप, ठीक है, तो आप स्टूडेंट में जो चेंज चाहते हो वो आप किस किस लेवल तक चेंज चाहोगे? मैम, उसके व्यावहारिक ज्ञान पर और मेंटली उसकी सोचने की समझ देखिए हम जो चेंज, की शक्ति। हाँ वेरी गुड, हम जो चेंज चाहते हैं, सीता बोल रही है क्या ये? ब्लूम ने जो दिया उसी के उस पर बेस्ड होकर के सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सारा का सारा पाठ्यक्रम, शिक्षण, एजुकेशन सिस्टम जिसको बोल सकते हैं हम, वो पूरा का पूरा उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ। ठीक है, ब्लूम ने एक जो लर्निंग की प्रोसेस है, यहां से शुरू करते हैं। लर्निंग की प्रोसेस या लर्निंग को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। लर्निंग किस लिए हम करवाते हैं? हम करवाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। देखो 3 पक्ष होते हैं ना, एक तो मानसिक पक्ष होता है हमारा, एक भावात्मक पक्ष होता है और एक शारीरिक, 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, या तो दिल, दिमाग और शरीर। शरीर मतलब कोई कौशल, स्किल, हाथ से काम करना। एजुकेशन के माध्यम से हम इन 3 लेवल पर काम करते हैं। सबसे पहले हम दिमाग पर काम करते हैं। होना क्या चाहिए? दिल पर भी होना चाहिए। आप उनके एटीट्यूड, ये किससे जुड़ा है? मन से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है ना। आप जब तक दिल से नहीं जुड़ोगे तब तक जब तक आपको स्वीकृति नहीं होगी, आप दिल से नहीं जुड़ोगे तब तक आपका एटीट्यूड भी चेंज, एटीट्यूड नहीं, तब तक आप एक इंटीमेसी नहीं बनेगी, एक आपस में आपका एक जिसे कहते हैं ना गुरु शिष्य संबंध नहीं बनेगा, तब तक आप में वो बात नहीं आ पाएगी। वरना टीचर की कहाँ जरूरत है? टीचर की जरूरत इसीलिए तो है कि बच्चों को वो गाइड करे, निर्देशन करे और उनको एक, देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है पर सही क्या है आपके लिए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसका ज्ञान आपको कौन देगा? टीचर देगा या पेरेंट्स देंगे? है ना, टीचर इसीलिए। तो ब्लूम ने क्या किया, एक लर्निंग की उसने लर्निंग की प्रोसेस को 3 भागों में विभाजित किया। दिमाग पर और मन पर या दिल पर, और तीसरा शरीर पर। शरीर मतलब कौशलों पर, स्किल पर। दिमाग मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, संज्ञान से मतलब आप समझते हो, संज्ञान के माध्यम से या कॉग्निशन के माध्यम से नॉलेज इंप्रूव होती है। ठीक है, जानकारियां बढ़ती हैं। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जब कुछ इनपुट करते हैं, कुछ डालते हैं ना, सूचनाएं देते हैं, है ना। दिमाग में हमारे क्या होती है? सूचनाएं आती हैं और नॉलेज इंक्रीज होती है। नॉलेज बढ़ने से क्या होता है? हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज से है। दूसरा पक्ष आता है अफेक्टिव, जिसे बोलते हैं भावात्मक पक्ष, जिसमें हमारा क्या होता है? एटीट्यूड और हमारी फीलिंग्स। इसमें हमारा एटीट्यूड और फीलिंग्स है। कॉग्निशन, और अपन ने क्या देखा? संज्ञानात्मक, भावात्मक, और तीसरा लेवल क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, और थर्ड लेवल क्या है? शारीरिक, बिल्कुल, जिसको कहेंगे फिजिकल स्किल्स या साइकोमोटर। ठीक है, आपके जो फिजिकल स्किल्स हैं, और साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक, जिसमें आप कुछ कर रहे हो। बच्चे में अगर आपकी जो टीचिंग है, इन तीनों लेवल पर वर्क करनी चाहिए। मतलब जो भी आज आपको जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ाई जा रही है, ब्लूम के बारे में बताया जा रहा है, तो ना सिर्फ ब्लूम की नॉलेज हो आपको, बल्कि एक आपका एटीट्यूड बने इसके प्रति, एक फीलिंग का भाव आए, है ना, कि मेरे को किस तरह से इसको यूज करना है, मेरे को किस तरह से कहाँ मैं शिक्षा में इसका उपयोग कर सकूं, है ना। और आपको इंटरेस्ट आए कि इसके बारे में मैं और पढ़ूं और सीखूं मैं इसके बारे में। और फिर आप इससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं, फॉर आपको कैसे लेसन प्लान करना है, कैसे आपको क्लास में जाना है, कैसे आपको पढ़ाना है ना, और आप बच्चे में किस प्रकार से, अपने स्टूडेंट्स में किस प्रकार से चेंज ला सकें, ये आपका फिजिकल, ये सारे फिजिकल स्किल्स में आएंगे। उससे रिलेटेड आप कोई डायग्राम बना रहे हो, ये सारे के सारे कौशल हैं, ये आप में विकसित हो सके, तब तो इसको पढ़ाने का कोई सार्थक है। तीनों लेवल तक अगर काम हो रहा है, तभी आपका पढ़ाना सही मायने में सार्थक होता है। ठीक है, अब ब्लूम ने क्या है, 6 लेवल दिए थे। इससे पहले 6 लेवल पर बात किसी ने नहीं की थी। ब्लूम ने सबसे पहले 6 लेवल ऑफ लर्निंग पर बात की। सबसे पहला लेवल क्या था?
ज्ञान। आप जो लेसन प्लान बनाते हो, हमने जो लेसन प्लान डिजाइन किया हुआ है वो बेसिकली ब्लूम का लिया है हमने एक तो, और एक हमने रीजनल कॉलेज मैसूर, इनका दोनों को मिला करके एक अपना डेवलप किया हुआ है। ठीक है, यही हमने शिक्षण के उद्देश्य भी रखे हुए हैं। सबसे पहला लेवल होता है ज्ञान, नॉलेज लेवल। सबसे नीचे का लेवल होता है जब भी हम बच्चे को पढ़ाना या बताना स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों को, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अल्फाबेट्स बताते हो बच्चों को, है ना, ABC बताते हो, बच्चे को ज्ञान करवाते हो। और ये किस तरह से चलता है, रटने के पर भी होता है इसमें, है ना। इसमें आप थोड़ा सा बच्चे को यांत्रिक क्रियाएं भी करवाते हो, यानी रटाना, एक ही चीज को बार बार बुलवाना, ताकि आप उसका रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन कर सको। मतलब प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आपको हो सके। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान में अंतर आप बहुत अच्छी तरह से समझते होगे सभी, यहाँ एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ना। फिर नेक्स्ट लेवल आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब उसको, उसकी व्याख्या करना, उसका वर्णन करना। जो भी आपने नॉलेज लिया है, जैसे अपन कंप्यूटर पे बात करते हैं, कंप्यूटर में अपन अगर मान लो आप 2+2 डाल रहे हो, तो 2+2 आपने उसको बताया है ना, कुछ इनपुट दिया है उसके ब्रेन में, इसकी आपने उसको नॉलेज दिया है, और फिर उसमें प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होकर के वो 2+2 4 आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये डिस्प्ले क्या हो गया, ये कॉम्प्रीहेंशन हो गया। जो भी आपको नॉलेज हुई है, जो भी आपको ज्ञान हुआ है, उसके आधार पर आप वर्णन कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो। मतलब उसी चीज को आप अपने शब्दों में जब एक्सप्लेन करते हो तो वो कॉम्प्रीहेंशन की श्रेणी में आएगा। तीसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अनुपयोग, ज्ञान का अनुपयोग। ज्ञानोपयोग लिखते हो ना आप डायरी में, वही चीज है इसमें कि आपने जो भी सीखा है उसको आप फील्ड में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उसको रियल लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, चाहे वो आपके आने वाली क्लासेस में इंप्लीमेंटेशन हो, भावी जीवन में इंप्लीमेंटेशन हो, या डे टू डे की एक्टिविटी हो, नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। फिर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब, अब विश्लेषण आप कैसे करते हो, विश्लेषण से आप क्या समझते हो, कोई बताएगा? आप विश्लेषण में क्या करते हो? अगर किसी चीज का विश्लेषण करना है, आपको लिखना है किसका विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण से आप क्या समझते हो? मैम, जो विषय वस्तु हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, और उन भागों के अनुसार, जैसे एक छोटा पार्ट ले लिया वो बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, ऐसे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। छोटे छोटे सार्थक भागों में डिवाइड कर लेना, एक बड़ी विषय वस्तु को या एक बड़ी चीज को छोटे छोटे सार्थक भागों में डिवाइड करके फिर उसको बताना। जैसे एक पेड़ है ना, मैं इसको कहूंगी कि इसको विश्लेषण करके बताओ, तो आप एनालाइज करोगे, पेड़ का विश्लेषण करोगे, उसकी पत्तियों को अलग पढ़ाओगे, जड़ को अलग पढ़ाओगे, स्टेम को अलग पढ़ाओगे, उसकी फ्लावरिंग का प्रोसेस को अलग बताओगे, ऐसे आप डिवाइड कर लोगे। पर वो सब छोटे छोटे सार्थक भाग होने चाहिए, अपने आप में वो परिपूर्ण होने चाहिए। वेरी गुड। फिर हम विश्लेषण करेंगे, ये इसके पार्ट है। फिर उसके बाद में आता है संश्लेषण, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, संश्लेषण में आप क्या करते हो, विश्लेषण से जस्ट अपोजिट, है ना। इसमें आप क्या करते हो, जहां आपने छोटे छोटे सार्थक भागों में बांटा था, बांट करके उसको इलेबोरेट किया था, किसी चीज की प्रोसेस बताने के लिए हम ये करते हैं बेसिकली। संश्लेषण में आप क्या करते हो, उन सबको क्लब कर लेते हो, मतलब उन सबको जोड़ लेते हो, जोड़ करके फिर आप बताते हो उसको, जिसमें हम सारांश कहते हैं, समरी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। वो पार्ट किसका होगा, वो संश्लेषण का होता है। फिर नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं मैम। मूल्यांकन में क्या करते हो आप, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, जैसे जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसके बारे में, कि बच्चे ने कितना सीखा है जो हमने सिखाया है उसे। और कोई? ठीक है, और कोई? मूल्यांकन में आप बेसिकली करते क्या हो, इवैल्यूएशन, वैल्यूएशन करते हो, मूल्य आंकना, मूल्य आंकते हो, समझ रहे हो, कोई चीज कितना सीख, कितनी महत्वपूर्ण है ये देखते हो। हाँ।
है ना। ये सब चीजों का लेते हो कि निष्कर्ष हम देखते हैं कि ये क्या है, मूल्यांकन करते हैं मूल्यांकन के आधार पर। ठीक है, ये इसने 6 पार्ट दिए। सबसे पहले जो उन्होंने टेक्सोनॉमी दी थी 1956 में, जो बुक लिखी थी टेक्सोनॉमी की, उसमें बेसिकली इन 6 भागों पर या 6 पार्ट में उसने बात की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? हेलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब हाँ मैम, समझ में एक आ बात गया। है, अपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी को अपडेट किया गया था 2001 में। 2001 में किन्होंने अपडेट किया था? ब्लूम के ही स्टूडेंट्स ने, है ना। ब्लूम ने जो बेसिकली बात की थी, इसको आगे बढ़ाया था। 2 इसके स्टूडेंट थे, इसका नाम था एडरसन और क्रेथवॉल। एडरसन एंड क्रेथवॉल, ये 2 उसके स्टूडेंट थे जिन्होंने इसकी टेक्सोनॉमी को और अपडेट किया 2001 में, है ना। और उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा वाइड, मतलब उसको थोड़ा बड़ा किया, शिक्षा के सभी क्षेत्रों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, मतलब क्रिएटिविटी तक लेके गए वो, कि बच्चे का हम कैसे क्रिएटिविटी लेवल तक काम कर सकते हैं, यहाँ तक इसको बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। वैसे एक बार और इसका रिवीजन हुआ था 2008 में। 2008 में एक बार फिर से इसका रिवीजन हुआ था। 2008 में इसका डिजिटलाइजेशन हुआ था, इस टेक्सोनॉमी का। मतलब इसको, क्योंकि 2008 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा शिक्षा को प्रभावित कर रही थी, शैक्षिक उद्देश्यों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, तो इस टेक्सोनॉमी को भी डिजिटलाइज किया गया कि कैसे आप डिजिटल लाइफ में इसका इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। तो एक नया वर्जन इसका आया था 2008 में, तो 2 बार ये रिवाइज हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो रिवीजन का काम किसने किया, इसको साइकोलॉजिस्ट थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, मतलब संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, वो मनोवैज्ञानिक जो संज्ञान पे काम करते हैं, जो हमारे ब्रेन पर, जो हमारी नॉलेज सिस्टम पर काम करते थे, वो उनका ग्रुप था। इसके अलावा थ्योरिस्ट थे, जो करिकुलम डेवलप करते हैं, पाठ्यक्रम विकसित करते हैं ना, वो लोग। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल रिसर्चर जो अनुदेशन का काम करते हैं, इन सब ने मिलकर के, और कुछ असेसमेंट स्पेशलिस्ट भी थे, इन सब ने मिलकर के रिवाइज करने में मदद की थी। पर बेसिकली एडरसन एंड कैर्थवाल, ये 2 लोग थे, बेसिकली इनका रोल था। फिर इन्होंने जो टाइटल दिया, टाइटल भी थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने जो 2001 में टेक्सोनॉमी का टाइटल आया था, वो था टेक्सोनॉमी ऑफ फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। पहले वाला था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। 1956 में जो बुक थी, उसका टाइटल इन्होंने रिवाइज किया, टाइटल रिवाइज करके टेक्सोनॉमी फॉर शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इस तरह से इन्होंने एक नई जो बुक निकाली थी विद रिवाइज टाइटल निकाली थी। और ये जो टाइटल इन्होंने दिया था, ये इस तरह से था, जो पहला था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो थोड़ा आपको स्टैटिक, मतलब स्थिर टाइप का था। इसको थोड़ा डायनेमिक बनाने की कोशिश की थी, मतलब थोड़ा डायनेमिक मीन्स इसको एक्शन वर्ब में दिया था। जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, एक्शन वर्ब का मीन्स है, मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं हम कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के सेंस में इन्होंने देने का प्रयास किया था, कि उनमें आप इसको किस तरह से ये यूज हो। और इसमें मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, लॉरेन एडल्सन और कैर्थवान, इन दोनों का बहुत योगदान था। जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, बेसिकली ये कहती है कि जो भी लर्नर है, लर्नर मतलब अधिगम करता, है ना, ये नॉलेज के साथ जुड़े और नॉलेज के साथ डीपली जुड़े, मतलब इनको जो भी ज्ञान दिया जाए वो गहन हो, सरफेशियल नॉलेज नहीं हो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया और हो गया, बिल्कुल नहीं। डीप नॉलेज होनी चाहिए और इंटरैक्टिव होनी चाहिए प्रोसेस। जितनी ज़्यादा इंटरैक्टिव होती है हमारी क्लास, जितनी ज़्यादा इंटरैक्टिव चलेगी, जितनी इसमें अंतःक्रियाएं अधिक होंगी, जितना आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, लिसनर हो, आपने म्यूट कर रखा है आपका, है ना, आपने अपना स्पीकर भी म्यूट किया हुआ है, कैमरा भी म्यूट किया हुआ है, टीचर सिर्फ बोलता जा रहा है, कैमरे की तरफ देख करके हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। डेल कॉर्न ऑफ लर्नर में भी अपन ने यही पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? तब भी मैंने आपको बोला था, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप इंटरेक्शन किया करो। जितना ज्यादा आप प्रश्न उत्तर करेंगे,
जितना ज्यादा मेरी तरफ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी तरफ से आंसर दिए जाएंगे या आपकी तरफ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उतना ही ज्यादा लर्निंग होगी, उतनी ही डीप भी होगी, गहन अध्ययन भी होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको याद भी अच्छा होगा और आपका अधिगम का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरा मेन जो बात इन्होंने कही थी वो ये कहा था कि लर्निंग हमेशा रियल वर्ल्ड के सेंस में ही होनी चाहिए। मतलब आप जो भी सिखा रहे हो उसका डायरेक्टली यूज होना चाहिए, है ना। सिर्फ आप नॉलेज पास करने के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ आप ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया ब्लूम टैक्सोनॉमी ये है, इससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि मैं आपको ये ना बताऊं कि इस ब्लूम टैक्सोनॉमी का करना का क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है और कैसे करना है, कैसे आपको क्लासरूम में इसको उपयोग करना है बच्चों को पढ़ाते समय, या फिर आप कभी कोई पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हो, कोई सिलेबस बना रहे हो, कोई कोर्स बना रहे हो या किसी सिलेबस या कोर्स पर अपने विचार दे रहे हो, तो उस समय ये कैसे आपको यूज करना है, जब मैं आपको ये बताऊंगी साथ में, तभी मेरा आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी बताना और आपका ये टैक्सोनॉमी पढ़ना सार्थक होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। अब हम बताएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे अपडेट हुई थी, इस पर अपन बात करेंगे। एक्चुअली ये क्या करता है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने डेल कॉन ऑफ लर्निंग में पढ़ा था, डेल कॉन में अपन ने पढ़ा था ना कि पहले बेसिक होती है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, वहां से हम बच्चे को कैसे क्रिएटिव लेवल तक लेके जाएं। ठीक वैसे ही ये बात करते हैं, वो बात करते थे डेल किसके साथ बात करते थे, आईसीटी का उपयोग करने की बात करते थे, है ना। और ये आईसीटी का उपयोग नहीं करके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक करके जोड़ करके आप आगे तक बच्चे को बता सकते हो। ठीक है, देखो इस तरह से बताते हैं। रिमेम्बरिंग, सबसे पहले अपन रिमेम्बरिंग की बात करें, यदि रिमेम्बरिंग का मतलब याद करना। अब जो नॉलेज है, ज्ञान, जिसको तुम लोग ज्ञान लिखते हो ना लेसन प्लान में, वो यही है। ज्ञान में अपन क्या करते हैं, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, ये दो चीजें ही करते हो ना आप। रिकॉल मतलब प्रत्यास्मरण, रिकॉग्नाइजेशन मतलब प्रत्याभिज्ञान, है ना। आप ये दो चीजें तो करते हो, रिकॉल करते हो, प्रत्यास्मरण करते हो, मतलब कोई आपको चीज पहले से बताई हुई है उसको दोबारा याद करना, ये रिकॉल होता है। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान करना, आप किसी नए ज्ञान को पहचानते हो। ये दो चीजें हम करते हैं ना नॉलेज में, जो आप ज्ञान लिखते हो अपने लेसन प्लान में। यस मैम। तो हम कोई भी नया टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चे को या नई बात बताते हैं, तो हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान से या तो उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि देखो आपने पहले, जैसे आपको मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ तो स्टार्टिंग में मैं बात कर रही हूँ डेल कॉन की, कि मैंने आपको पहले डेल कॉन पढ़ाया था, आपने डेल कॉन पढ़ाया, उसमें आपने ये पढ़ा था, तो उससे इसको जोड़ने के लिए, ताकि एक लिंक बने, एक फ्लो बने, जो भी आप नया ज्ञान दे रहे हो वो पूर्व में जो ज्ञान है उसके साथ एसिमुलेट हो सके। एसिमुलेट मतलब उसके साथ मिल सके और आपके संज्ञान को डेवलप करे, आपके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका हो। तो आप या तो करते हो रिकॉल करवाओगे, ये आप कैसे करोगे, पुरानी चीज याद करवा के या कोई नई चीज से पहचान करवा के, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। फिर जो सेकंड लेवल आएगा, सेकंड लेवल आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा। अंडरस्टैंडिंग से मतलब, अंडरस्टैंडिंग से मतलब समझ, है ना। अब समझ में आप क्या करते हो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट मीन्स, है ना। आपको ये समझ आएगा कि जो फैक्ट क्या कह रहा है, तथ्य क्या कह रहे हैं, इस तथ्य का क्या मतलब है, ये चीज हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। ठीक है। दूसरा लेवल है, आप मतलब जो भी रिकॉल और रिकॉग्नाइज करवाया है आपको, तथ्यों से आपको परिचित करवाया जाएगा, वो रहेगा नॉलेज लेवल पर या रिमेंबर लेवल पर, याद करने के स्तर पर। फिर जब आप उसको समझ जाओगे, है ना, कि मैं इस तथ्य को समझ गया, मैंने इसको देख लिया, अब आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी को समझ गए, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब समझ करके आप उसको बोल पा रहे हो, अपने शब्दों में आप बता पा रहे हो कि ये टैक्सोनॉमी क्या है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अब हम एजुकेशन में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग तक ही जाते हैं, आगे हम बात नहीं करते, पर मैं आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन और क्रिएटिव लेवल तक लेके जाऊंगी। ठीक है। फिर अगला स्टेप आता है एप्लीकेशन का।
जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एप्लीकेशन का मतलब कि जो भी आपने फैक्ट सीखा है, जो भी आपको मैंने तथ्य बताए हैं, जो आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कहाँ करोगे? लेसन प्लान में। लेसन प्लान करते समय या फिर कोई कोर्स डिजाइन करते समय आप उसको अप्लाई करो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है, जिसको जो फोर्थ लेवल है, वो है विश्लेषण का, एनालिसिस का। एनालाइज आप कैसे करोगे? उसमें आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रदान की गई है, वो इंफॉर्मेशन जिसे आप समझ गए हो, जिसको आप अप्लाई भी करने योग्य हो गए हो, उसको आप एग्जामिन कर सको। एग्जामिन तो नेक्स्ट होगा, उसमें आप क्या करो, इंफॉर्मेशन को सार्थक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसको आप अध्ययन कर सको। ये एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में अब आप क्या देख रहे हो? एनालिसिस में आप इम्प्लीमेंटेशन से भी आगे जा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप किस में आते हो? इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन करते हो। मूल्यांकन में अब आपने जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आप जजमेंट करते हो, आप निर्णय लेते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, इवैल्यूएशन, वैल्यूएशन करना है ना। वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, मूल्य आंकना, कि आपको जो भी चीज बताएगी वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को निर्धारित करना या उसके महत्व को बताने की कोशिश करना। ये आप कब करोगे? जब आप नॉलेज होगी, है ना, आप किसी चीज को समझ भी जाओगे, फिर उसको अप्लाई भी कर सकोगे, आपने विश्लेषण संश्लेषण भी कर लिया, फिर आप मूल्यांकन कर सकोगे। और फिर जो सबसे हायर लेवल है वो है क्रिएट करना। क्रिएट करना मतलब उसका सृजन करना, मतलब अब आप क्या कर रहे हो? नई नॉलेज उत्पन्न कर रहे हो। जो भी आपको बताया है उसको होल भी पढ़, उसको होल होलिस्टिक रूप में आप ले रहे हो, समग्र रूप से उसको समझ रहे हो और उसके बेस पर कोई नया ज्ञान उत्पन्न कर रहे हो, यहाँ तक कि आप में क्षमता आ रही है। मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को आप पढ़ गए, आप समझ लिया, आपने लेसन में अप्लाई भी किया, है ना। लेसन में अप्लाई करने के बाद आपने आगे उसको और एनालाइज करके उसको और इम्प्रूव कर लिया, आपने इवैल्यूएशन भी कर लिया कि हमने कितना इफेक्टिव ढंग से इसको डिजाइन किया। फिर उसके बाद आप नए नए आइडियाज, नए नए तरह के लेसन प्लान कर रहे हो उसके बेस पर, तो ये आप क्रिएटिव लेवल तक पहुंच रहे हो, उसको क्रिएट कर रहे हो। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस मैम। अगर आपकी तरफ से कोई डाउट है तो आप पूछो। इसे हम देखते हैं, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है। रिमेंबर में हमने क्या रखा था? रिकॉल फैक्ट का, जो भी तथ्य हैं उनको रिकॉल करना, और बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे रिमेंबरिंग में, जिसमें परिभाषित करना, उसको डुप्लीकेट करना, लिस्ट बनाना, उसको मेमोराइज करना, रिपीट करना, ये सब इसमें आएगा। जब भी आप लेसन प्लान बनाओगे या लेसन प्लान करते हो आप, तो सबसे पहले लिखते हो ज्ञान। ज्ञान में आप फिर सामने लिखते हो आप अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, मतलब आप जब बच्चे को जो भी चैप्टर पढ़ाओगे, जो भी XYZ, फॉर एग्जाम्पल हम उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, पाचन तंत्र आप पढ़ा रहे हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो पाचन तंत्र में सबसे पहले ज्ञान दोगे आप। ज्ञान में आप क्या दोगे? उसको डेफिनेशन बताओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा कि बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को परिभाषित कर सकेगा। पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न ऑर्गन्स, विभिन्न उसके भाग, उनकी लिस्टिंग कर सकेगा, या उनकी सूची तैयार कर सकेगा, या प्रत्यास्मरण कर सकेगा, अभिज्ञान कर सकेगा। ये पार्ट आप ज्ञान के अंतर्गत लिखते हैं, जिसको यहाँ पर रिमेंबर की फॉर्म में दिया है। फिर देन सेकंड लेवल, जो इससे अपर लेवल है, वो आता है एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन का लेवल जब अंडरस्टैंडिंग पर आप काम करते हैं, इस ज्ञान के आधार पर ही बच्चे में समझ विकसित होती है, जिसको आप बोध के रूप में लिखते हैं। आप लेसन की डायरी में बोध के रूप में लिखते हैं। इसमें हम जब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में इसको लिखेंगे, तो उसमें बच्चा क्या करता है? एक्सप्लेन कर सकेगा, पाचन तंत्र को एक्सप्लेन कर सकेगा, पाचन तंत्र की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेगा। एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, आइडेंटिफिकेशन और रिपोर्टिंग,
सिलेक्शन और ट्रांसलेशन, ये सब आपके बोध में आएंगे, है ना। ये मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग या बोध के पार्ट हैं। देन आप करते हो अप्लाई करना। अप्लाई मतलब इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन। हम लिखते हैं ज्ञान, बोध और फिर ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के रूप में हम इसको लिखते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है, पाचन तंत्र का आपने नॉलेज ले लिया, ज्ञान ले लिया, बोध ले लिया, अब उसको दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करोगे। दैनिक जीवन में आप उपयोग कैसे करोगे, पाचन तंत्र संबंधित ज्ञान का उपयोग डे टू डे की एक्टिविटी में कर सकेगा कि किस प्रकार से डाइजेस्टिव जूस बन रहे हैं, कैसे स्टोमक की एसिडिटी बनती है, क्या उसका लेवल होता है और उसका क्या सॉल्यूशन है, इसका आप उपयोग कर रहे हो। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन, सॉल्विंग कैपेसिटी, डेमोस्ट्रेशन, यूज करना, इंटरप्रिटेट करना, ऑपरेट करना, स्केच करना, ये सब किस में आएंगे, ज्ञानोपयोग में या एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएंगे। देन हायर लेवल, नेक्स्ट हायर लेवल क्या है, एनालाइज करना। जैसा कि कल आपने बताया था, एनालाइज में हम क्या करते हैं, छोटे आइडिया को, जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट कई फैक्ट से मिलकर के बना हो सकता है, दो या दो से अधिक आइडिया से भी मिलकर के बना हो सकता है। हर आइडिया को हम अलग अलग करके देख रहे हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट, इसोफेगस, स्टोमक, और इसके अलावा जितने भी इसकी ग्लैंड्स हैं, या फिर आप छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, लीवर ले रहे हैं आप क्या ले रहे हैं, है ना। आप इन जितने भी पार्ट हैं इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग करके बक्कल कैविटी से आप शुरू कर रहे हैं। बक्कल कैविटी का एक स्ट्रक्चर हो गया, इसोफेगस नेक्स्ट हो गया, स्टोमक हो गया नेक्स्ट, है ना। और आप इस तरह से इनको स्टडी कर रहे हैं, इनको पार्ट में डिवाइड करके। ये होगा एनालाइज करना, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे, आप पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को लेने के लिए, एक थ्योरी को पढ़ने के लिए, वो जितने फैक्ट से मिलकर के बना है, सभी फैक्ट को अलग अलग आप स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बेस पर आप बाद में आप सिंथेसाइज करते हैं, उसको आप संश्लेषित करते हैं। देन एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई और डिसीजन ले रहे हैं, आप अप्रेजल कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, आप डिफाइन कर रहे हैं, है ना, डिफेंड कर रहे हैं किसी चीज को, जजमेंट दे रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, या आप क्रिटिक कर रहे हैं। ये आपका इवैल्यूएशन का पार्ट आएगा। जो भी आपने ज्ञान लिया है, जो भी आपने पढ़ा है, उसके आधार पर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। आपने नॉलेज ली है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बेस पर आप अपने खुद के सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है या वीक है। वीक है तो कैसे है, और स्ट्रांग है तो क्यों है और कैसे है, आप इवैल्यूएट करके बता रहे हैं, आप मूल्य आंक रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके आधार पर नेक्स्ट आएगा आप क्रिएट करना। ये क्रिएटिविटी तक हम जनरली क्लास में नहीं लेके जाते, लेकिन ब्लूम का सजेशन, जो भी इसकी रिवाइज टेक्सोनॉमी थी 2001 में आई थी, उसमें इसको ऐड किया गया। इसमें प्रोड्यूस न्यू आइडियाज। अब बच्चे में आपने नॉलेज से ज्ञान देते हुए बच्चे को आप इवैल्यूएशन के लेवल तक ले आए, तो उसमें ये क्षमता उत्पन्न होगी कि वो अपने थॉट डेवलप करेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकेगा, एक डिजाइन कर सकेगा, असेंबल कर सकेगा और न्यू आइडियाज प्रोड्यूस कर सकेगा अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए। तो ये यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा एक ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो रिवाइज हुई थी, उसको एक्शन वर्ब में लिया गया था, उसको डायनामिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था, वो ये डायनामिक फॉर्म है। इसी को दूसरे डायग्राम से इस तरह से दिखाया गया है, उन्हीं चीजों को लिया गया है, लेकिन उसमें साथ में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आप क्या क्या पीछे आप एक्शन वर्ब क्या क्या लेंगे, उनको इस स्लाइड में डिटेल में बताने का प्रयास किया गया, उनको डिटेल में इसको बताया गया। जैसे आप सबसे पहला जो ज्ञान का है, प्रत्यस्मरण, प्रत्याभिज्ञान, परिभाषित करना, लिस्ट बनाना, याद करना, रिपीट करना, ये सब चीजें आप ज्ञान में लिखेंगे। अब देखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जब अपन लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका कंटेंट का, दूसरा पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव का। हम कौन से लेवल पर हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थी पाचन तंत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेगा,
ये हमने लिखा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पाचन तंत्र क्या हुआ? कंटेंट हो गया, विषय वस्तु जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं। प्रत्यस्मरण या प्रत्याभिज्ञान, जिसको रिकॉल या रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव कहाँ लेके गया आपको? रिमेम्बरिंग में, नॉलेज में और इनिशियल लेवल में आपको ये बता रहा है। इसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग में समझ है, तो इसमें हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन में आप कुछ स्क्रैच कर सकते हो, आप कुछ शेड्यूल कर सकते हो, कुछ इंटरप्रिटेट कर सकते हो, या उसको आप अपने आपके डे टू डे एक्टिविटी में उसको यूज कर रहे हो। एनालाइज करना, एनालाइज में कंपेयर करना, आप कॉन्ट्रास्ट करना, आप डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना, एग्जामिन करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये सब आपके एनालिसिस के पार्ट हैं। देन इवैल्यूएशन में मतलब आप जजमेंट, सिलेक्शन, सपोर्ट, वैल्यू, असेसमेंट, टेस्टिंग, ये सब इसमें आएगा। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके डायनामिक या फिर आपके ये वर्ब्स हैं, उसको मतलब क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं हैं जिन्हें आप जोड़ेंगे कंटेंट के साथ, तो आपका उद्देश्य बनेगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के फॉर्म में। और फिर लास्ट है क्रिएटिंग बहुत कम हम क्लासरूम में, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ तक लेके जाना चाहिए। अभी जो मॉडर्न सिस्टम है, जिसमें हम चाहते हैं बच्चे में क्रिएटिविटी तक डेवलप हो, बच्चा इनोवेटिव हो, उसमें रिसर्च का एटीट्यूड डेवलप हो, तो हमें यहाँ इस लेवल तक उसको लेके आना पड़ेगा, जिसमें वो अपने आइडियाज जनरेट करेगा, है ना, नए आइडियाज प्रोड्यूस कर सकेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकेगा। इसके लिए हमें यहाँ तक उसको लेके आना पड़ेगा, जिसमें फॉर्मुलेट करना, राइटिंग करना, कुछ डिजाइन करना, कुछ डेवलप करना, कुछ क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सब इसमें आएगा। ये ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी है, जिसमें एक्शन वर्ब भी दिए हुए हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? हेलो? यस मैम, यस मैम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, जो ये 6 लेवल दिए थे ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, हम जो ये 6 लेवल पढ़ रहे हैं, ये 6 लेवल क्या है? एक तो हायरार्की से जुड़े हैं। हायरार्की का मतलब आप समझते हैं? मतलब पहले स्तर से दूसरा स्तर ऊंचा होगा, दूसरे से तीसरा ऊंचा होगा, तीसरे से चौथा ऊंचा होगा। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ऑर्डर में इसको लगा सकते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब गिरता हुआ, ठीक है। और ये साथ में ये क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इसमें क्या है? हर लेवल इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, इंडिपेंडेंट है, पर वो जुड़ा है बोध से, अंडरस्टैंडिंग से या कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा है। रिमेम्बरिंग या नॉलेज कैसे जुड़ा है? नॉलेज होगी तभी आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक जाओगे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग में पर नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो बेसिक है। पर आप अंडरस्टैंडिंग पर जाने के लिए आपको नॉलेज एसेंशियल है, ठीक है। इस तरह से ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है। हम इसको इंडिपेंडेंट भी कहेंगे और इंटरडिपेंडेंट भी कहेंगे। हर लेवल होलिस्टिक लर्निंग आउटकम, मतलब एक होल परिपूर्ण अधिगम संप्राप्तियों के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है बच्चे को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज को डायग्नोस करके उसकी रेमेडी देने तक की क्षमता विकसित करने के लिए, और यहाँ तक की क्षमता विकसित करने के लिए कि बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम का ना सिर्फ ड्रॉ बना कर सकता है, बल्कि उससे संबंधित बीमारियों को भी पहचान लेगा और उसमें उसका क्या समाधान हो वो भी प्रस्तुत कर सकता है, और उसमें एक रिसर्च का एटीट्यूड डेवलप हो। इस लेवल तक ले जाने के लिए सभी जितने भी 6 हमने लेवल पढ़े हैं वो जरूरी हैं। ये क्या है? एक होलिस्टिक लर्निंग आउटकम है, मतलब आपको संपूर्ण अधिगम संप्राप्तियां उनको प्राप्त करने के लिए हर लेवल अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है और आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है।
और इसको एक उसने पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया। अभी जो अपन ने देखा वो एक पिरामिड की फॉर्म में था, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं अब ये पिरामिड इन्वर्ट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और इन्वर्ट भी हो सकता है, पर उन्होंने इसे एक पिरामिड के रूप में प्रेजेंट किया था, और ये बताने के लिए कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर लेवल 1 रिमेम्बरिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इसमें वर्ब्स कौन कौन सी रहेंगी, रिकॉग्नाइज करना और रिकॉल करना। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली एग्जाम्प्लीफाई करना, क्लैरिफाई करना, समराइज करना, इन्फ्रेंस करना, कंपेयर करना और एक्सप्लेन करना। इसी तरह से हमने पढ़ा था एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूशन के पार्ट है। एनालाइज में डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, एट्रीब्यूटिंग एंड देन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में डिसीजन लेना, चेक करना, क्रिटिक करना किसी चीज की, और क्रिएटिंग में जनरेटिंग, प्लानिंग, प्रोसीड्यूरिंग, ये सब इसके पार्ट हैं। ये पूरी हमारी ब्लूम की टेक्सोनोमी है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ब्लूम टेक्सोनोमी। और देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, अगर हम सेपरेट टेक्सोनोमी और टाइप ऑफ नॉलेज के बेस पर इन्होंने कॉग्निटिव पार्ट को अगर अलग करेंगे तो हम नॉलेज को बांट, एक तो फैक्चुअल नॉलेज मतलब तथ्यात्मक ज्ञान, बच्चे को तथ्यात्मक ज्ञान देना, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये दो चीजें हम किसमें ले रहे हैं, नॉलेज के अंतर्गत। नॉलेज में या तो तथ्यों का ज्ञान दिया जाएगा या टर्म्स की नॉलेज दी जाएगी, है ना, या फिर स्पेसिफिक डिटेल्स और एलिमेंट्स बताए जाएंगे नॉलेज में, है ना। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, या फिर कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी, या फिर नॉलेज में क्या होगा, कोई क्लासिफिकेशन या कैटेगरी बता रहे हैं। नॉलेज में हम प्रिंसिपल बता सकते हैं, जनरलाइजेशन बता सकते हैं, है ना, कोई थ्योरी का नॉलेज दे सकते हैं, मॉडल की नॉलेज दे सकते हैं, या किसी स्ट्रक्चर की नॉलेज दे सकते हैं, या प्रोसेस की नॉलेज दे सकते हैं। ये नॉलेज को पूरा फैला के बताया है आपको। कॉग्निटिव प्रोसेस में सबसे पहले हम नॉलेज देते हैं, तो नॉलेज में हम क्या क्या देते हैं, किन किन से रिलेटेड हम बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं। फिर इसको एग्जाम्पल्स से इनको समझाने का हमने प्रयास किया है ताकि आपको उसको समझ में आ जाए। कि स्ट्रैटेजी की नॉलेज बता रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं, है ना, या फिर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक या मेथड बता रहे हैं। जैसे अभी अपन टीचिंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं, टीचिंग के मेथड्स का अपन ने बेस देखा है ना, या स्किल बता रहे हैं, सेल्फ नॉलेज दे रहे हैं, अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं। इस तरह से हम हर एक जो भी लेवल है उसको बहुत ही डिटेल में हम ले सकते हैं, और उसको हम बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेक्सोनॉमी की। सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है पेडागोगिकल इंटरचेंजेस स्टैब्लिश करता है ये, है ना। इसमें टीचर को भी और स्टूडेंट को भी दोनों को पर्पस समझ में आता है, आपको पर्पस क्लियर रहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोगिकल इंटरचेंजेस के लिए। मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों को बहुत फायदा रहेगा अगर हमारे उद्देश्य क्लियर हैं। तो जितने ज्यादा उद्देश्य क्लियर रहेंगे हमें भी और आपको भी उतना ही पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। ये ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करता है ना। हैविंग अ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टू टीचर को अब क्या हेल्प मिलती है बताओ। आप सब टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर को हेल्प क्या मिलेगी, प्लानिंग में हेल्प मिल जाती है टीचर को। सबसे पहले लेसन प्लान में हेल्प मिलती है, और फिर डिलीवरी के लिए जो हम लेसन को डिलीवर करते हैं उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो हमारे सब प्लानिंग में पार्ट में पहले ही आ जाएंगे कि हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या हमें किन किन चीजों से डील करना है। डिजाइन, वैलिड और असेसमेंट टास्क और स्ट्रैटेजी, ये भी क्लियर हो जाता है। मतलब क्या हमारा डिजाइनिंग रहेगा, आज हम क्या पढ़ाएंगे, क्या उद्देश्य होंगे, क्या विषय वस्तु होगी, विषय वस्तु का विश्लेषण करके हम पहले से रखते हैं, है ना। कौन कौन सी विषय वस्तु रहेगी, कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स रहेंगे, उनका असेसमेंट कैसे करना है, और पढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस टीचिंग पॉइंट को हम किस मेथड से पढ़ाएंगे और कौन सी टेक्निक यूज होगी। साथ में इवैल्यूएशन या असेसमेंट कैसे करेंगे। असेसमेंट हम दो तरह से करते हैं, विकासात्मक प्रश्न भी पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछते हैं।
ये सब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और ये सब हमारे माइंड में क्लियर होते हैं। और असेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? क्योंकि असेसमेंट आपका किस पर बेस हो जाता है? आपका असेसमेंट बेस हो जाता है उद्देश्यों पर। तो ये पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। और जितना भी टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी आने के बाद जितना भी पढ़ने का माध्यम रहा वो उद्देश्य बन गए। उद्देश्य सबसे एलिमेंट्री थे, उद्देश्यों को ही अचीव करने के लिए पढ़ाया जाने लगा, चाहे वो पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम को भी सेट करने का आधार ये रहा। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है। अब यहाँ मैं आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आई होगी। अब आपकी तरफ से यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। अब आपकी तरफ से यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। सिर्फ 6 लोग ही थे आज की क्लास में। हेलो मैम, हेलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। समझ में आ गया मैम।